हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्पीसीज में। आइए देखते हैं एनसीईआरटी की अध्याय एनसीईआरटी क्लास 7th की एनसीईआरटी देखते हैं। उसका पहला चैप्टर है। अभी इससे पहले अभी तक क्लास 6 का पूरा कवर करवा दिए, आप लोग देख लीजिएगा। क्लास 6 में एंशिएंट के बारे में पढ़ना, यहाँ थोड़ा सा मेडिवल के पार्ट टच करेंगे और थोड़ा सा धीरे धीरे बैकग्राउंड बनाते चलेंगे। कैसे क्या कवर करना, सारा बैकग्राउंड बनाते चलेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए। और आइए शुरुआत करते हैं, अध्याय 1 की शुरुआत करते हैं। इसमें है प्रारंभिक कथन, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन को पड़ताल के बारे में। इसको देख रहे एक मानचित्रकार है उस समय की, अली इदरीस। इसी ने सबसे पहले दुनिया की सबसे पहले मानचित्र बनाया था, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। अली इदरीस, इसी ने सबसे पहले दुनिया की मानचित्र बनाया था। इसके द्वारा बनाया गया मानचित्र ये है। भारत को उल्टा बनाया था, जिसे इंडिया ये है, श्रीलंका यहाँ। तो श्रीलंका को ऊपर, इंडिया को ऊपर से नीचे बनाया था। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये 12वीं सदी में बनाया था। कब? तो 1154 ईस्वी के आसपास इसी ने मानचित्र बनाया था। थोड़ा सा याद रखिएगा। अली इदरीस जो भूगोलवाद था, कहाँ के? तो अरब साइड से थे, अरब से। और इसके बाद यहाँ जो नक्शा दिया गया है उसमें, और ये दुनिया के सबसे बड़ा मानचित्र का हिस्सा है और भारत को उपमहाद्वीप को दर्शाता है। और एक मानचित्र 2 है, जो ये मानचित्र 2nd नंबर मानचित्र है। इसका आरंभ गिवलाम द लिल्से के एटलस के नोबो के अनुसार यह उपमहाद्वीप 1720 ईस्वी में यह मानचित्र बनाया जाता है, जो आज के भारत की तरह दिख रहा है। पूरा लगभग वही है। तो ये कहाँ बनाया था सबसे पहले? तो फ्रांसीसी के मानचित्र ने इसको बनाया था 1720 ईस्वी में। तो इसमें क्या हुआ था कि जब दोनों मानचित्र के बीच में डिफरेंस है कितना? 600 साल की डिफरेंस है दोनों के बीच में, 600 साल के। तो इस 600 साल में बहुत सारा जोग्राफिकल भी चेंज हुआ था, बहुत सारा जीव चेंज हुआ था। तो उसके कारण भी मानचित्र थोड़ा सा डिफर हो सकता है। और इसके बाद है कि इसमें यूपी के जो उत्तर प्रदेश भारत में ढूंढने के, तो श्रीलंका द्वीप को सबसे ऊपर बना दिया था अली इदरीस ने। और इसके नाम अरबी में भी दिए थे, जो जाने पहचाने नाम भी है, जिसके उत्तर प्रदेश के कनौज हो गया। मानचित्र 2 और 1 के बीच में 600 साल के बाद बनाया गया। इस काल अवधि में क्या हुआ था कि बहुत सारा सूचनाएं बदल गई थी। नक्शे में ज़्यादातर नक्शा ज़्यादातर परिचित है ये आज के मानचित्र से। उसमें विशेषकर जो तटीय इलाका था, कोस्टल एरिया था, ये कोस्टल एरिया था, इसको बहुत अच्छे से दर्शाया गया है और बहुत बारीकी से ब्यौरा लिखा गया है इसमें। क्योंकि उस समय के जो ये व्यापारी सब थे, कोस्ट के थ्रू यात्रा करते थे, उसको कोस्टल के बारे में बहुत अच्छे से पता था। और नाविक इस मैप को इस्तेमाल करते थे। और इतनी महत्वपूर्ण बात, एक और बात है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान बहुत ही बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युग की दस्तावेजों और नक्शे को लिखों का अध्ययन करते थे, तो उनके लिए यह सूचना के लिए संदर्भों का अनेक भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना जरूरी होता था। और कुछ शब्दावली भी बदल गया था। नए पुराने शब्दावली के बारे में देखते हैं। समय के साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते गए और कुछ शब्द, भाषा और अर्थों का भी साथ साथ मतलब क्या होता गया, तो मतलब बदल गया।
ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह के भाषाओं से मिलते हैं, जो ये भाषा समय के साथ साथ बहुत बदली है। उदाहरण के लिए मध्य युग में फारसी आधुनिक फारसी से भिन्न है। जो मध्य युग में फारसी था अभी के फारसी से बहुत भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण का नहीं, सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं, समय के साथ साथ उसके शाब्दिक अर्थ भी बदलते गए। उदाहरण के लिए अभी का जो हिंदुस्तान है, जो अभी का हिंदुस्तान को हम भारत कहते हैं, जो पूरा भारत को एक राज्य के रूप में लिया जाता है। और 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार ने मिन्हाज सिराज में हिंदुस्तान का शब्द प्रयोग किया था, वो कब? 13वीं सदी में जो फारसी इतिहासकार था मिन्हाज सिराज, याद रखिएगा, फारसी इतिहासकार था कौन था? मिन्हाज सिराज। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के स्थिति इलाकों को किया करता था। तो समय के साथ देखिए बदलते गया, मतलब जगह का भी बदलते गया। और उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार के क्षेत्र में आते थे। और सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इन शब्दों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ था। क्योंकि हिंदुस्तान शब्द में जो उस समय मिन्हाज सिराज यूज करता था, दक्षिण भारत को कभी नहीं इंक्लूड किया था ये। उसके बाद जब 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने जब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उस महाद्वीप में हिंदुस्तान शब्द का मतलब होता है भूगोल, पशु पक्षी या यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। और यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंद के ही कुछ समान था। जो बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, हिंदुस्तान का शब्द का प्रयोग करता था, उसका मतलब हुआ भूगोल, पशु पक्षियाँ और यहाँ के निवासियों की संस्कृति। और अमीर खुसरो ने 14वीं सदी में जो हिंद शब्द का प्रयोग किया था, वो सेम टू सेम बाबर के हिंदुस्तान शब्द के प्रयोग के बराबर था। थोड़ा सा याद रखिए। और मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जोड़ते थे जो आज हम जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों का कुछ अलग अर्थ होते थे। और उदाहरण के लिए विदेशी, जैसे सीधा अभी का अर्थ होता है जो अपने देश का नहीं हो, विदेशी हो। और मध्य युग में उस विदेशी को उसे विदेशी कहता है जो उस गांव का नहीं हो, किसी दूसरे गांव को उसको विदेशी कहा जाता था। या अनजान व्यक्ति कहते थे, जो उस समाज और संस्कृति का अंग नहीं हो उसे विदेशी कहते थे। और फारसी में उसको अजनबी कहते थे। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक और जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इतिहासकार उनके स्रोत देखते हैं कि क्या क्या स्रोत वो था। इतिहास के कुछ युग का अध्ययन करते हैं, जब उनकी खोज की प्रकृति क्या है इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा है, जो पिछले अध्याय मतलब पिछले क्लास में 6th क्लास में। तो इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक के लगभग 1000 वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। जो मेडिवल है 7th क्लास के NCERT में 700 से लेकर 1750 के बीच में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहास जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें से आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग में वैसे ही चली आ रही थी। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों और सत्यापत्र तथा लिखित सामग्री पर भी निर्भर करते हैं। कुछ बातें पहले से ही काफ़ी भिन्न हैं। इस युग के प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविध आश्चर्यजनक रूप में बढ़ गई। इसे इतिहासकार सूचना के द्वारा प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल करने लगा। और इसके बाद कागज़ के कुछ मूल्य देखते हैं।
दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। 13वीं सदी के मध्य में विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी तो उसके पास उतना कागज़ नहीं था, इसलिए उन्हें एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिससे उसे ज़रूरत नहीं थी और उसे कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल किया। इसका कहने का मतलब है 13वीं लिपि में विद्वान को कुछ पुस्तक लिखने की ज़रूरत पड़ी तो क्या किया, उसके पास उतना पर्याप्त कागज़ नहीं था तो उसने एक ऐसी पांडुलिपि ही था उस समय का बुक, उसको धो डाला और उसके बाद उस कागज़ को सुखाकर उसमें इस्तेमाल किया जिसकी उस पांडुलिपि की ज़रूरत नहीं था। एक सदी बाद अगर आप बाज़ार में तुरंत एक सदी बाद थोड़ा सा कागज़ उपलब्धता अधिक होने लगी तो बाज़ार में दुकानदार खाद्य पदार्थों को कागज़ में लपेट कर भी कभी कभी दे देता था। धीरे धीरे काम करने वाले लोग यहाँ देखे थे धीरे धीरे करने लगे। इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगे। लोग धर्मग्रंथ, शासकों के वृत्तांत और संतों के लेखन और उपदेश, अर्जियाँ, अदालत के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खातों आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ, मंदिर पांडुलिपि एकत्रित किया करते थे। इस पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। दस्तावेजों से इतिहासकारों ने बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिली, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकल 20 हाथों से ही पांडुलिपि की प्रकृति बनाते थे। अगर कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं था उस समय। यहाँ देख रहे हैं कि ये कौन है, अली इदरीस, जो एक चित्रकार बना रहे उस समय, और उसका ये लिखावट है, ये फारसी में है। उस समय पांडुलिपि बनाने के कुछ यही होते थे, जब ये सब मोटे मोटे फेर बदल करते थे, यही कुछ शब्द कहीं क्या वाक्य सदी पर। अब चलते हैं नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। 700 से 1750 के बीच हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे बड़ी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर कई प्रौद्योगिकी दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई की रहट, कताई के चरखे, युद्धों में अग्नि शस्त्रों का, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में कई तरह के खान पान भी आए, आलू, मक्का, मिर्ची, चाय और कॉफ़ी। ध्यान है कि ये तमाम परिवर्तन नई और प्रौद्योगिकी और फसलों उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी इस लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। कौन सा काल? 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक। इस युग में लोगों को गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गई थी। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड एक दूसरे दूर दूर तक यात्राएं करते थे और इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदाय का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ग में होने का दावा करते थे। राजपूत के शब्द के अंतर्गत केवल
राजा सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं से सेरावत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम, स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के लिए अफसरों अलावा मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ आदि समूह भी बहुत उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण यह कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के नए नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखिया, पुजारी, मठों और मंदिरों के प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की पैगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोगों के मवेशी भी पालते थे, कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जाति और उपजाति में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जा स्थानीय नहीं थे। किसी जाति के विशेष के सदस्यों के हाथ से कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता है और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार या नियंत्रण करने के लिए जाति स्वयं अपने अपने नियम बनाते हैं और इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाती है, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जाति को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। उसके अलावा कई गांव पर मुखियाओं का शासन होता था। मिलाकर वे किसी राज्य की छोटी इकाई भर होती थी। क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में देखते हैं। जैसे चोल हो गया, तुगलक हो गया, मुगल हो गया। चोल के बारे में अध्याय 2 में पढ़ेंगे, मुगल के अध्याय 3 में और तुगलक के बारे में, और अध्याय 4 में मुगल के बारे में पढ़ेंगे। बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया था, जो पूर्व में बंगाल के गौर से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान की गजनी तक फैला हुआ था और जिसे संपूर्ण दक्षिण भारत दरबार भी कहा जाता था। गौर, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि विभिन्न क्षेत्रों में लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते थे। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते थे कि शासक लोग इन महाद्वीप में भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते हैं। अब मानचित्र में मिस्र के शहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित एक मसालिक अल अबसर की भी मामलिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज में दिल्ली की सल्तनत के अंदर आने वाले प्रांत। दिल्ली के सल्तनत के अंदर में आने वाली प्रांत ये है। वीडियो पॉज करके थोड़ा सा देख लीजिए कौन प्रांत कहाँ पर है। जैसे 1 नंबर में है, 1 नंबर में क्या है, सिविस्तान। 2 नंबर में है उच्च। 3 नंबर में सुल्तान मुल्तान। 4 नंबर में कलानौर। 5 लाहौर।
थोड़ा सा अब देख लीजिए, दिल्ली सल्तनत के अंदर ये आने वाली प्रांत है। उस समय भाषा का क्षेत्र क्या था? भाषा का क्षेत्र था 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया कि इस देश में हर क्षेत्र में एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, तेलंगाना, गुजरी, मवारी, गौरी, अवधी, हिंदवी। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं और आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और इसमें सूची बनाइएगा, एक टाक से ये आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। सन 1700 तक कई क्षेत्रों में अपने अपने भौगोलिक आयाम तक तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा संस्कृति विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी, जिसके बारे में अध्याय 7 में अधिक जानकारी मिलेगा। विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंशों अनेक क्षेत्रों में फैलकर एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते और ये साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। 18वीं सदी में मुगल वंश का पतन ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज फिर से उभरने लगे थे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षत्रिय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर छोटे बड़े राज्यों का शासन चल रहा था। उन राज्यों की बहुत सी बातें उस उपमहाद्वीप के अधिकार भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों से उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान थे। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उस संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में ले 700 से लेकर 1750 के बीच वर्षों इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग नहीं पनपी। हालांकि इनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही, मगर स्वयं के सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। अब देखते हैं पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे थे उनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। वैदिक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व के सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। इन परिवर्तनों में से कुछ ये नए देवी देवताओं की पूजा, राजा द्वारा मंदिर का निर्माण, समाजों में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों की बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता आदि थी। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मण को बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षण थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनकी दबदबा और भी बढ़ता गया। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेममल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिस एक पुजारियों के विशेष कर्मकांड के बिना ही भक्ति स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपके को अध्याय 6 में बहुत अच्छा जानकारी मिलेगा। यही वह युग था
जिसमें उपमहाद्वीप में नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना ग्रंथ मानते, केवल एक ईश्वर और अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते, जिसका प्रेम, करुणा, उदारता अपने आस्था रखने वाले हर व्यक्ति के गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों के अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की एक भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों ने कुछ शिया थे तो जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपराएं चलती रही। इस्लाम न्याय सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे ही धर्म सिद्धांत तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करें। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों और दिनों और वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते। उनका नज़रिया है कि समय सामाजिक आर्थिक संगठन में आने वाली परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना अस्थायित्व रहा है और कितनी परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े हिस्से युगों का कालों में बांट दिया जाए तो अपने समय का अध्ययन कुछ समान हो जाता है, अध्ययन का कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था: हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म है कि धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता था और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता था। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी अपेक्षा हो जाती थी। इस काल का विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहास आर्थिक, सामाजिक और कारकों का भी आधार पर अतीत को विभिन्न कालखंडों में की विशेषता तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े हैं, जो 6ठी क्लास में इतिहास पढ़े थे, उसमें प्राचीन समाजों में कई प्रकार के समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर में कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल जो 7वां क्लास में इतिहास पढ़ेंगे वो मध्यकालीन इतिहास कहा जाएगा। इसमें कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक साम्राज्य राज्यों का उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, विकास, यूरोप में व्यापारी और कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार में जानकारी मिलेगा। ये इसमें पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री। इसके बाद ये था दोस्तों, क्योंकि 7वां NCERT 7th क्लास में मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे।